प्रोफेसर नीरज शर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य रमेश भारद्वाज जी, आचार्य सुदेश जी, वाईएस रमेश जी, आदरणीय पाड़ी साहब, प्रेजेंटेशन को क्लिक करो। संयोजक कुलदीप जी, आदरणीय डमरूधर जी और राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग से यहाँ पधारे हुए सभी विद्वान साथी और सारे प्रतिभागी विद्यार्थी शोधार्थी, जब हम चर्चा करते हैं संस्कृत के ज्ञान विज्ञान के संबंध में, तो संस्कृत चूंकि भाषा है और हमारा देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा। यह विश्व गुरु इसलिए नहीं था कि हम संसार के किसी भी देश में जाकर के दीक्षा प्रदान करते थे। यह विश्व गुरु इसलिए था कि ज्ञान के किसी भी अनुशासन में यदि पूरे विश्व में कहीं कोई जिज्ञासा जागृत हो जाए तो उसका समाधान देने की सामर्थ्य भारत की भूमि में थी, इसलिए भारत विश्व गुरु था। ज्ञान और विज्ञान के सारे आयाम, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के भी जितने अनुशासन हैं, उन सबका यदि वैश्विक इतिहास देखा जाएगा तो भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान और विज्ञान की परंपरा में हमें वे सूत्र प्राप्त होते हैं जो उस विज्ञान के आज के अनुशासन को उसके भविष्य की दिशा बोध देने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। वर्तमान जो विज्ञान है, पश्चिमी जगत से जो आया हुआ विज्ञान है, उसकी आयु 200, 300 और 400 वर्ष से अधिक की नहीं है। लेकिन जो भारतीय वैज्ञानिक चिंतन है वो हम वेद से आरंभ करते हैं तो अनादि है, और यदि उसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो भी हजारों वर्ष की हमारी ज्ञान की परंपरा है। वह परंपरा अनायास प्रकट नहीं हुई है, सहस्राब्दियों और शताब्दियों के परीक्षण, प्रयोग और अभ्यास के द्वारा वह हमने अर्जित की है। हमारी परंपरा में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अप्रासंगिक हो जाए। जो विषय वस्तु अप्रासंगिक हो गई, हमारी परंपरा उसे तत्काल खारिज कर देती है। जो अद्यतनीय है, जो नित्य नवीन है, वही हमारी परंपरा में स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसी ज्ञान की और विज्ञान की परंपरा का जो उत्तराधिकार है वह संस्कृत जगत को प्राप्त होता है। मित्रों, जब हम विद्या स्थानों की बात करते हैं तो वेद, वेदांग, आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति की बात करते हैं। जहां वार्ता की बात करते हैं तो विषय वृत्ति से संबंधित है, आजीविका से संबंधित है, क्योंकि बिना आजीविका के, बिना धनोपार्जन के, क्योंकि धर्मार्थ, काम, मोक्ष और चारों आश्रम, इन चारों आश्रमों का भार गृहस्थाश्रम पर, और सारे पुरुषार्थ जो है वो अर्थ मूल है। इसलिए उस अर्थ की प्राप्ति जिसके द्वारा हो वह शास्त्र वार्ता शास्त्र है। इसमें कृषि है, पशुपालन है और व्यापार है। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, भारतीय परंपरा कृषि विज्ञान का एक ऐसा परिनिष्ठित अनुशासन उपस्थित करता है जो उद्योग और व्यापार दोनों के लिए आधार बनता है। क्योंकि बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के न तो उद्योग चल सकते हैं और न व्यापार चल सकते हैं, और यदि उद्योग और व्यापार न होते तो देश सोने की चिड़िया नहीं होता, और देश सोने की चिड़िया नहीं होता तो उस जमाने में लकड़ी के जहाजों में बैठ के कोलंबस और वास्को डी गामा भारत की खोज में नहीं आते।
वो इसीलिए आए थे कि भारत की समृद्धि के साथ में जुड़ करके वो यूरोप को समृद्ध करना चाहते थे। तो जो पूरी जीडीपी सारे संसार की 40% जब भारत में हुआ करती थी, तो उसका आधार यहाँ का ज्ञान और विज्ञान था। अगले कुछ स्लाइड्स में और कुछ मिनटों में हम लोग इस विषय को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो जो कॉलोनियल हिस्ट्री, जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, वो हमें ये समझाते हैं किसानों और मजदूरों की भारत में दुर्दशा रही है, भारत में शोषण होता रहा है। वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। भारतीय परंपरा कहती है कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि तस्मात् सर्वम परित्यज्य कृषिम यत्नेन कारयेत्। आचार्य कहते हैं शुक्र कृषिश्चोत्तमा वृत्ति। वेद कहता है कृष्णादि उपजीवनीयो भवति अक्षय मादिव्य कृषि मित कृषस्व। ये शेयर सट्टा करने की जरूरत नहीं है, खेती करो, क्योंकि उससे पवित्र कोई काम नहीं है। कृषिरन्यत्र न धर्म न लाभो कृषितोऽन्यत्र सुखम न कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मेण वर्तते। इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। इसलिए कहा कश्चन वितो हि लोकेस्मिन् भूयात् एकश्च भूपति। क्या कहे, कंठे कर्णे हस्ते सुवर्णम विद्यते यदि उपवास है तथा पिशाच अन्नाभावेन देहिनाम। यदि सारी समृद्धि आ जाए तो भी सोने की थाली में यदि अन्न नहीं होगा तो हमें उपवास करने पड़ेंगे। इसलिए मित्रों, खेती या जो कृषि कर्म है, क्योंकि ये ज्ञान की दृष्टि से ऋषि परंपरा और कर्म की दृष्टि से कृषि परंपरा, इन दोनों का आधार भारत की भूमि है। क्या है वो कृषि धर्म, किस तरह से, और ये जिस आज जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में, उन सब में ये पाठ्यचर्या, ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। और मुझे सौभाग्य मिलता है कि देश के कई विश्वविद्यालयों में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, इंडियन साइंस कांग्रेस में हमने ये बात रखी है कि यदि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की थीम को जानना और समझना है तो हमारी परंपरागत कृषि, संस्कृत कृषि या ऋषि कृषि पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा। हम लोग भारतीय खेती, इसका कंट्रोल डॉक्टर साहब किससे होगा? अब फर्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, देखिए कहां से हमारा भारत का कृषि इतिहास कहां से शुरू होता है। हम 4000 ईसा पूर्व से बात करें तो सिंधु सरस्वती की जो हमारी सभ्यता थी, उसमें हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यदि आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से बात करें तो भी 4000 से 400 ईसा पूर्व तक वैदिक और वेदोत्तर साहित्य में हमें खेती के बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत सारे वैदिक हमारे सूक्त हैं, वो खेती से ही जुड़े हुए हैं, चाहे पृथ्वी सूक्त हो, पर्जन्य सूक्त हो। बहुत सारे हमारे सुनम फाला विकृषित भूमि, सुनम की नाशा, अभियंतवाहे, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। नेक्स्ट। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक बहुत सारे ग्रंथों में प्रासंगिक रूप से हमें खेती की जानकारी मिलती है, जिनमें अष्टाध्यायी में है, पराशर का कृषि पराशर है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष लिखा है, अमर सिंह के अमरकोश में वनौषधि वर्णन है, गुजरात में मौर्य राजाओं द्वारा जो सुदर्शन झील बनाई गई उसमें भी खेती का उल्लेख है। चोल राज करिकालन जो 1000 ईस्वी में उन्होंने बांधों का निर्माण करवाया। बृहद संहिता में जैसे रमेश सर कह रहे थे, वृक्षायुर्वेद अध्याय है जिसमें दकारगल पद्धति उसमें है कि हम जल की कैसे अन्वेषण उसका करेंगे। सुरपाल का वृक्षायुर्वेद है, काश्यप का काश्यपीय कृषि सूक्ति है, महर्षि पराशर का वृक्षायुर्वेद है। उसके बाद 1100 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक भी निरंतर खेती पर ग्रंथ लिखे जाते रहे। शास्त्रीय और तंत्र युक्ति से लिखे गए सर, जो भी ग्रंथ लिखे गए वो अपनी देश काल परिस्थिति में पूरी योग्यता प्रामाणिकता के साथ लिखे गए, चाहे वो एरिड जोन हो, चाहे वो वेटलैंड हो, किस तरह की खेती वहां होनी चाहिए तो उस आधार पर ग्रंथ लिखे गए। चाउंड राय ने लोकोपकार लिखा, सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास लिखा, उसमें भूधर क्रीड़ा के प्रसंग में खेती का उल्लेख है।
शारंगर पद्धति में उपवन विनोद एक पूरी ट्रिटी है। गोविंद वारियर के द्वारा कृषि गीता लिखी गई। चक्रपाणी मिश्र मेवाड़ में महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, उन्होंने विश्ववल्लभ की रचना की। वशव भूपाल शिवतत्व रत्नाकर, उन्होंने उपवन निर्माण और तरु चिकित्सा उन्होंने उस पर लिखा। और दशरथ शास्त्री 1920 में महाराष्ट्र में सावनेर में हुए थे, उन्होंने भी कृषि शास्त्र लिखा जिसमें चतुष्पाद खेती की परिकल्पना उन्होंने दी है। नेक्स्ट, अब ये अवेलेबिलिटी कहां से हुई, ये स्रोत कहां है, तो मैं केवल नाम मात्र ये देखिए कि कृषि पाराशर की जो पांडुलिपि थी वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहां से लेकर के ये काम किया गया। कीलहार्ड और राजेंद्र लाल मित्रा ने 2 पांडुलिपियों का उल्लेख किया न्यू कैटलॉग्राम में। डेक्कन यूनिवर्सिटी में भी इसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल थी। नेक्स्ट, एक कृषि पाराशर बांग्लादेश में मिलती है जिसका हमने उल्लेख यहां पर किया है, उसकी पूरी पांडुलिपि का। नेक्स्ट, ये कॉर्ग्रुप के द्वारा कैटलॉग में जिसका उल्लेख किया गया है, ये कृषि पाराशर की पांडुलिपि का वर्णन है, ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। नेक्स्ट, एक वाडिया लाइब्रेरी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी मांडलिक सेक्शन जो उसका है, उसमें भी एक कृषि पाराशर की पांडुलिपि उपलब्ध है। इन सारी पांडुलिपियों को मिला करके एशियाटिक सोसाइटी से प्रोफेसर मजूमदार और बैनर्जी ने इसका एक ट्रांसलेशन वो पब्लिश्ड है। नेक्स्ट, 243 श्लोक कृषि पाराशर में है और 36 अध्याय है जिनके भीतर आरंभ से लेकर के अंत तक की सारी खेती की पूरी प्रक्रिया वो तंत्र युक्ति के साथ में लिखी गई है, जिसमें उसकी इंपॉर्टेंस, राजायन, मेघालयन, जलाढ्य, पोष वृष्टि, माघ वृष्टि, ये जितने वृष्टि विज्ञान जो हमारा है कि हम उन प्रतीकों संकेतों के माध्यम से जो ज्योतिष में है, जो भूगोल में है, उनके आधार पर किस तरह से हम बारिश का और कितनी बरसात होगी वहां पर, किस जगह होगी, इसका अनुमान कर सकते हैं। और प्रयोग भी लोगों ने इस पर किए हैं, ये प्रामाणिक है। अनावृष्टि, कृषि सर्वेक्षण, वाहन विधान, गो पर्व, गो यात्रा, गोमेय कूटोद्धार, ये गोमेय कूटोद्धार जो है ये आज भी हमारी परंपरागत खेती में एज इट इज चल रहा है। माघे गोमेय कूटम तू संशोध ये, और उसको किस महीने में हमको निकालना है, कब उसको इकट्ठा करना है, कब उसको विकीर्ण करना है, खेत में बुरकना, सारी चीजें। और गाय के गोबर को किस तरह से और अधिक उसको न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रॉपर्टीज डेवलप की जा सकती है, ये गोमेय कूटोद्धार में ये सारा विषय आया है। उसके अलावा फिर हल प्रसारण, बीज स्थापन, बीज वपन, मई का दान, रोपण, धान्य कट्टन, निरस्त्रीकरण, भाद्र जल मोक्षणम, धान्य व्याधि खंडन, जल रक्षण, मुष्टि ग्रहण, मेध रोपण, पुष्य यात्रा, आड़क लक्षण, ध्यान स्थापन, भंडार, स्टोरेज तक का जो है वो सारा विवरण पराशर ने लिखा है। नेक्स्ट, उसके बाद जो एक बहुत प्रोफाउंड ट्रीटी है वो है काश्यपीय कृषि सूक्ति। ये आड्यार लाइब्रेरी चेन्नई में इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट, ये काश्यपीय कृषि सूक्ति बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है सर, बहुत साइंटिफिकली ये लिखा गया है। इसमें धान्यादि, शाकादि, भोज्य भोज्य और विविध हव्य निवेदन, ये 4 भागों में इसका डिवीजन किया गया है। और इस तरीके से इसमें किया गया है कि जहां जिस प्रकार की जलवायु है वहां किस प्रकार की खेती, और उसके लिए क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, कैसे हम अधिकाधिक उपज ले सकते हैं, ये सारा विज्ञान इसके अंदर मौजूद है। और ये सारी चीजें कृषि विश्वविद्यालयों में आज लागू की जा रही हैं, जहां हम पंचगव्य की बात करते हैं, जहां हम न्यूट्रिशन जो आज फार्म लैंड के लिए, खेती के लिए जिन चीजों की जरूरत है, हम लोग को उसको प्रायोगिक रूप से वहां पर बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वृक्षायुर्वेद। जिस तरह से हमारा आयुर्वेद मनुष्य की चिकित्सा के लिए, उसी प्रकार से वृक्षों के भी वात, पित्त और कफ जब उनका असंतुलित होता है तो अस्वस्थ होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, किस तरह से निदान किया जाएगा और किस विधि से उपचार किया जाएगा, ये वृक्षायुर्वेद का विषय है। और किस तरीके से एक
बीज से वपन करेंगे या कलम से रोपण करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, वो ग्राफ्टिंग किस तरह से वो शूट होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें पत्र पुष्प आएंगे, उस फल समृद्धि उसमें होनी चाहिए, वो सारी प्रविधियां वैज्ञानिक रूप से इस ग्रंथ में बताई गई हैं। नेक्स्ट, ये उसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी छवि है। नेक्स्ट, इसके विषय वस्तु में 335 जो श्लोक है, किन किन श्लोकों में क्या क्या विषय है। प्रास्ताविक के बाद वृक्षों की प्रशस्ति है, विशिष्ट वृक्षों के रोपण की महिमा है, किस वास्तु का विषय है, भवन के निकट लगाए जाने वाले वृक्षों के गुण दोष है, किस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे, पौधों का वर्गीकरण करेंगे, बीज बुआई, पौधारोपण, पौध संरक्षण, पोषण, क्या उनके खतरे होते हैं, देखभाल कैसे करें, उद्यानिकी के आश्चर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा लगता है अविश्वसनीय हो। मुद्दा ये है कि आप किसी भी मौसम में कोई भी फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी विज्ञान है। तो ये उद्यानिकी के जो आश्चर्य है ये उसके अंतर्गत है। जो आराम जो राजाओं के लिए बनाए जाते थे उनका विषय विनोद उपवन में है। भूजल है, पशुओं और वनस्पतियों के लिए जो आवश्यक चीजें वो बताई गई है। और अंत में जो उनके आश्रयदाता नरेश थे भीमपाल, उनके विषय में कहा गया। ये 325 श्लोकों में वृक्ष आयुर्वेद का सारा अकाउंट है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के आश्रय में थे चक्रपाणि मिश्र। उन्होंने जो उष्णकटिबंधीय जो हमारी खेती है, जो विशेष रूप से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में है, उसके विषय में व्यापक रूप से बताया है। नेक्स्ट, ये राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में और नाथक द्वारा श्रीनाथ जी के जो विद्या शाखा है उसमें इसकी 2 पांडुलिपियां इसकी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, ये विश्व वल्लभ का फ्रंट पेज है। नेक्स्ट, ये कोलोफोन का पेज है। नेक्स्ट, थोड़ा पीछे ले लो। इसमें देखिए उदरकल निरूपण, जलाशय, और आप देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो थीम है, आज पूरे मेवाड़ में, उदयपुर में जहां से मैं आया हूं, वर्षा जल की गिरी हुई एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती है, एक भी बूंद। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम था वो नॉलेज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। पहाड़ों के जो पहाड़ी इलाके वहां बांध बनाए गए, उन बांधों का जो ओवरफ्लो था वो दूसरे बांध में गया, उसका ओवरफ्लो तीसरे बांध में गया, उसका ओवरफ्लो चौथे बांध में गया। तो पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता, इसीलिए लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। तो ये जो पूरा साइंटिफिक नॉलेज था, ये सारा शास्त्रीय ज्ञान था जो वहां पर लागू किया गया। जलाशय किस तरह के होने चाहिए, कुंड कैसा होना चाहिए, जलाधार कैसे होने चाहिए, वापी कैसी होगी, दीर्घिका कैसी होगी, सरोवर कैसे होंगे, कितने दंड का प्रमाण होगा, उनकी दिशाएं क्या होगी, ताकि जल का जो वाष्पीकरण है वो कम से कम हो, जल का शुद्धिकरण किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारा विज्ञान विश्व वल्लभ के भीतर है। अब इसका नाम ही है विश्व वल्लभ, मतलब सारे संसार के लिए आनंद देने वाला ये ग्रंथ है। इसमें द्रुम रोपण, सेचन, तरु रक्षा, पोषण, तरु चिकित्सा, चित्रीकरण, इन सारे विषयों का। नेक्स्ट, इनका इसके अलावा एक और पांडुलिपि जो मुझे मिली, ये सर चेन्नई की गवर्नमेंट लाइब्रेरी में है, कृषि समय निर्णय। इसका भी विषय लगभग, ये प्रकाशित है, इसका भी विषय लगभग कृषि पाराशर जैसा ही है। ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर मुहूर्तों का इसमें विवरण है और विशेष रूप से वृष्टि विद्या इसमें है। नेक्स्ट, ये अभी 1920 में लिखा गया। ये दशरथ शास्त्री ने कृषि शासन लिखा और कृषि शासन में चतुष्पाद कृषि का वर्णन किया कि खेती के 4 पैर हैं, उसमें किसान भी है, उसमें गाय है, उसमें बीज है और उसमें भूमि है। और ये 4 ही चीजें ऐसी हैं, यदि इन पर हमारा नियंत्रण है, यदि ये समृद्ध है, ये प्रसन्न है, तो समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, हम 100 वर्ष जिएंगे और प्रसन्नता पूर्वक निरोगी हम पूरा समाज हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। कृषि शासन में जो 11 अध्याय है उनकी विषय वस्तु इस प्रकार से है। पृथ्वी, गो, बीज और स्वामी, ये इसके 4 पाद हैं। उसमें बैल की महिमा, गाय की महिमा, बैल के लक्षण, पोषण, गुण भेद आदि। अभी इतना समय नहीं है सर,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब जाता हूं तो मैं ये बात कहता हूं, और हमारे समाज में जिस तरह से आज गाय और बैलों की दशा है, तो जो दुर्गति हो रही है वो होनी ही चाहिए थी। हम इसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज जो विकास के पैमाने हमने बदल दिए। आज हम किसको डेवलपमेंट कहते हैं? सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनना चाहिए कि 100 साल आदमी स्वस्थ रहना चाहिए? आज फार्मा इंडस्ट्री, दुनिया भर का जो हमारा डेवलपमेंट है वो इंडेक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरफ खाद्य सुरक्षा, इस तरफ समग्र स्वास्थ्य, पर्यावरण, सतत स्वास्थ्य, इन सबके जो पैरामीटर्स हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो सब नीचे जा रहा है। तो भारतीय परंपरा जो है वो हमें वो सारा ज्ञान, वो सारा विज्ञान प्रदान करती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को, जो एजेंडा 21 जो था, उसको भी वो अपील करता है और हमें 100 साल जीने की गारंटी देता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो और ग्रंथ हैं जो खेती से संबंधित हैं, उनका भी विवरण मैं दे रहा हूं यहां पर। इसमें मलयालम भाषा में केरल कृषि करके ये मैकेंजी कलेक्शन में एक ग्रंथ है, एक वाटिका विधि, ये गंगानाथ झा परिसर से वहां उपलब्ध देश की पांडुलिपि, गुरु संहिता है, मेघमाला है, बहुत प्रकाशित हुआ है ग्रंथ, वनमाला है, संवत्सर फल है। नेक्स्ट चले, संस्कृतेतर जो अन्य भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की मौजूदगी कहां है और किस रूप में है, उसे अपनाएं। तो उन ग्रंथों में कृषि गीता, कृषि चक्रनल, कृषि ज्ञान प्रदीपिका, केरल कल्प, चाशमाला, डाकेर वचन, खानार वचन, ये दोनों बंगाली हैं, गाढ़ वड्डरी, ये कई सारी स्थानीय भाषाओं में मिलता है। तिरुक्कैवल्लतम तमिल में है, पुरुमडविरणु तेलुगु में है, वृक्ष लक्षण मलयालम में है, व्यवसाय प्रश्नोत्तर, शस्यानंदनो, नुस्खादर फली फलाद, ये पारसी में, पर्शियन में है, लोक विजय तंत्र, ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। ऐसे ग्रंथ जो संस्कृत में है, लेकिन वो केवल एग्रीकल्चर पर बेस नहीं है, वो विश्वकोशात्मक ग्रंथ है, दूसरे और भी सब उनमें विषय हैं, लेकिन उनमें एग्रीकल्चर पर प्रोफाउंड ट्रीटी उनके भीतर मौजूद है। वो ग्रंथ है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अर्थशास्त्र में, शारंगधर पद्धति में, कामोद्दीकीय नीति सार में। कहां मिलेगा? मनुष्य योगक्षेम में। वराहमिहिर की व्रत संहिता में वृक्षायुर्वेद का अध्याय है, शुक्र नीति में आरामाधिपति एक पूरा अध्याय है, शिवतत्व रत्नाकर में उपवन निर्माण, जल भूमि परीक्षा, तरु चिकित्सा, पोषण, विचित्रीकरण और दोहत, ये साहित्य वाले खूब जानते हैं हम लोग। सोमेश्वर के मानसोल्लास में भूधर क्रीड़ा, वन क्रीड़ा और अग्नि पुराण में वृक्षायुर्वेद। ये सारे वो ग्रंथ हैं जो कृषि के नहीं है, अन्य विषयों के हैं, लेकिन उनके भीतर पूरे अध्याय कृषि के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने एक एट ए ग्लांस हमने देखने की कोशिश की कि कृषि विज्ञान के संबंध में हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका विस्तार कहां तक है, इसकी उपयोगिता कृषि वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं। वहां पाठ्यक्रम में ये पढ़ाए जा रहे हैं, इनके प्रयोग किए जा रहे हैं, और जो रेसिपीज हैं प्लांट प्रोपेगेशन की, वो इनके आधार पर बना करके और वो परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। ये केवल एक हमने एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट पर इस चीज को देखा। भारतीय ज्ञान और विज्ञान परंपरा के ऐसे अनेकों आयाम हैं जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता है। एक विषय पर यदि हम काम करते हैं, और यही नहीं, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे भूगोल शास्त्र हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे गणित हो, सभी अनुशासन, सारे नॉलेज डिसिप्लिन जो है वहां कोई न कोई संस्कृत का व्यक्ति यदि होता है तो वो अपनी ज्ञान परंपरा से उस विषय को अनुप्राणित करता है, उसका उपकार करता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान की इस परंपरा में हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है। संस्कृत जगत में बहुत सारे ऐसे रत्न अभी अनुद्घाटित हैं जो अनुसंधाताओं के, शोधकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं आह्वान करता हूं, बहुत सारे विषय इस तरह के हैं। यदि आप किसी एक विषय को लेकर काम करना शुरू करेंगे तो जैसे उसमें प्रवेश करेंगे गहराई से, बहुत सारी चीजें मिलती चली जाएंगी।
मुझे आमंत्रित किया गया, मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबके लिए आभार, धन्यवाद। आचार्याः धन्यः वयम्